नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। साथ ही जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं साथियों हमारी कक्षा की। हमारा पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित सूचना आप सभी को जल्द ही मिल सके। तो पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है साथियों, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। साथियों, ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है डेसिबल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथी देखिए, मिसप्रिंट टाइप में गलती हो जाती है मित्रों, डेसिबल ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किसके द्वारा किया जाता है? डेसिबल के द्वारा किया जाता है। और सामान्य श्रवण शक्ति की बात करें हम साथियों, 25 से 30 डेसिबल पर्याप्त होती है। एक मनुष्य के लिए सामान्य सी श्रवण शक्ति जो है 25 से 30 डेसिबल की जो ध्वनि है वो पर्याप्त होती है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। ध्वनि प्रदूषण का मापन हम किससे करते हैं? डेसिबल से करते हैं। और आप सभी साथी मुझे कमेंट में बताएंगे कि जूल के द्वारा हम किसका मापन करते हैं। आप सभी साथी कमेंट में बताइएगा साथियों, जूल के द्वारा हम किसका मापन करते हैं। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपयुक्त सभी। साथियों, साबुन का विस्थापन, साथियों साबुन से पहले जो काम में लिया जाता था वो रीठा होता था साथियों, और इसका बालों के संरक्षण के लिए भी इस रीठा पादप उत्पाद को जाना जाता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों अर्थात हड्डियों के लिए पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। साथियों, स्वस्थ हड्डियों के लिए, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी का रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है मित्रों? रासायनिक जो नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और ये जो विटामिन डी है केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब होगा विटामिन डी, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या है? कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। साथियों, सीएनजी कभी कभार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसको क्या कहते हैं तो आप सभी साथी ध्यान रखें, हिंदी में तो हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहते हैं मित्रों? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अर्थात अंग्रेजी में हम कहेंगे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके अंतर्गत मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? मीथेन का होता है साथियों। ऐसे भी पूछा जा सकता है सीएनजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रयोग है हम वाहनों और उद्योगों दोनों में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 26 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट शिखर पर फतह हासिल करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला का गौरव। राजस्थान की प्रथम महिला जिसने 26 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट शिखर पर फतह हासिल की थी, मालावत पूर्णा, निवेदिता चौधरी, अरुणिमा सिन्हा, अनीता कुडू। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा ने राजस्थान की प्रथम महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया था साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कपिल मुनि जी का मेला कब भरता है? ऑप्शन नंबर 1 कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। साथियों, कार्तिक मुनि जी का मेला कब भरता है? साथियों, कार्तिक मुनि जी का जो मेला भरता है वो भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है साथियों? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। आप सभी साथी इसके बारे में बताएंगे जो मेला है कहाँ भरता है। तो साथियों, इसका जो मेला भरता है वो कोलायत बीकानेर में भरता है मित्रों। कब कहाँ भरता है? कोलायत बीकानेर में। आप सभी साथी इस चीज़ को जानते रहिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी या दालें। साथियों, विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कच्चे एवं ताजे फल। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। साथियों, दूध से हम मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? विटामिन ए। घी से हम प्रचुर मात्रा में वसा मिलती है हमें, और दालों से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है प्रोटीन। आप सभी साथी इन चीज़ों को जानते रहिएगा, क्योंकि छोटे छोटे बातें ये प्रश्न एग्जाम में पूछती जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों।
ठीक है। तो जो विटामिन सी है वो कच्चे में ताजे फलों से, अर्थात खट्टे फल जिसमें खट्टा पाया जाता है, खट्टापन, उससे विटामिन सी प्राप्त होता है, साइट्रस जिसे हम कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? दोनों में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है अर्थात समान नहीं है? ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति या मच्छर प्रजाति? तो साथियों दोनों में जो उभयनिष्ठ नहीं है, समान नहीं है, वो है मच्छर की प्रजाति। क्योंकि आपको पता है मलेरिया जो मच्छर होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू मच्छर जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर या फिर मादा एडिस एजिप्टाई के द्वारा होता है। आप सभी साथी इस चीज को जानते रहिएगा, दोनों में अंतर है मित्रों। ठीक है, तो किसमें अंतर है? मच्छर की प्रजाति समान नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? खरीफ की फसल में कौन सी उत्पादित नहीं की जाती? मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सरसों। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरसों जो है रबी की फसल है साथियों। साथियों ये जो टॉपिक है आपका रबी और खरीफ की फसलों का टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन आप सभी को कृषि पद्धतियों में फसलों के प्रकार पढ़ने होते हैं, तो आप सभी साथी एक बार मोटी नज़रों से इन फसलों के प्रकार रबी, खरीफ और जायद 3 फसलों के प्रकार होते हैं उनको देख लीजिएगा। क्योंकि आपको जानकारी लेने से क्या है, जानकारी ले लेनी चाहिए, अच्छी बात है। आपको अगर आपके पाठ्यक्रम में नहीं भी है, हो सकता है प्रश्न पूछ ले, क्योंकि कृषि पद्धतियों में फसलों के प्रकार भी शामिल है। ठीक है मित्रों, थोड़ी सी जानकारी इनकी भी रखनी है हमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, कोटा, कौन सा है साथियों? साथियों आपको बता दूं, पिछली जो पेपर हुआ था हमारा 2017 रीट का, उसमें भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा था और यहाँ पर राजस्थान का सबसे गर्म स्थान पूछा है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान जो है चूरू है मित्रों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या राइट हो जाएगा? 2, चूरू में। और अगर आपसे सबसे ठंडा पूछ दिया जाए मित्रों, तो आप सभी साथी इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा अभी, सबसे ठंडा जो है माउंट आबू में है। माउंट आबू होता है साथियों, सर्दियों के दिनों में सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू और सबसे गर्म स्थान गर्मी में चूरू होता है मित्रों राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान, घना पक्षी विहार, सीता माता अभ्यारण्य, बंद बारेठा। साथियों जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसको हम जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जैसलमेर और बाड़मेर के लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर के 3162 वर्ग किलोमीटर में। और साथियों यहाँ पर जो है मुख्य रूप से राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है, जिसे हम वैज्ञानिक नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और 2009 में इस अभ्यारण्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आप सभी साथी इस चीज को नोट कर लीजिएगा मित्रों, राष्ट्रीय मरु उद्यान को 2009 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। तो साथियों राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का जो उद्देश्य नहीं था वो जैव विविधता का संरक्षण करना नहीं था, वृक्षारोपण था, बाढ़ को नियंत्रण करना और जल संरक्षण करना, तीनों ही उसके उद्देश्य थे। जबकि जैव विविधता का संक्षेप विस्तृत रूप से संरक्षण करना कोई उद्देश्य नहीं था मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1851, 54, 1927, 1948। तो साथियों भारत में जो टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी वो 1851 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, जोधपुर। टेक्सटाइल सिटी अर्थात वस्त्रों की नगरी। साथियों वस्त्रों की नगरी भी कहा जाता है इसको, क्या है, कौन सी है? भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है मित्रों। इस चीज को आप जानते रहिएगा, टेक्सटाइल सिटी और वस्त्रों की नगरी भीलवाड़ा कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश नहीं है। राजस्थान का प्रवेश नहीं है भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो साथियों भरतपुर जो है राजस्थान का प्रवेश नहीं है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। तो साथियों राजस्थान में जो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है इस मंदिर का एकलिंग जी का वो महाराणा रायमल के द्वारा दिया गया है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में प्रतिवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेला लगता है?
पुष्कर अजमेर, परबतसर नागौर, मेड़ता नागौर, मंडोर जोधपुर। साथियों सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेला पुष्कर अजमेर में भरता है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। और ये कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है मित्रों। जिस दिन किसका मेला भरता है? कपिल मुनि जी का मेला भरता है। कपिल मुनि का कोलायत भी करने भरता है, लेकिन जो पशु ऊंट मेला है वो कहाँ भरता है? पुष्कर अजमेर में भरता है। आपसे पूछा जाए कब भरता है तो आप सभी साथी नोट कर ले, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। और इसी मेले को राजस्थान का रंगीन मेला, सबसे रंगीन मेला कहा जाता है, पुष्कर अजमेर वाले मेले को। ध्यान रखिएगा मित्रों इस चीज को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है? पिछवाई, आरायस, पोथी चित्रण, बनी ठड़ी। साथियों नाथ द्वारा शैली की जो पेंटिंग्स होती है उसको हम पिछवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। और पिछवाई के लिए नाथ द्वारा शैली प्रसिद्ध है। आप सभी साथियों को बता दूं पिछवाई क्या होती है, तो आप सभी इस बारे में जानते रहिएगा कि जो पिछवाई होती है, मंदिरों में देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती है उनकी पृष्ठभूमि में साज सज्जा के लिए, उनको जो सजाने के लिए जो बड़े आकार में पर्दों पर जो चित्रण किया जाता है मूर्तियों का, वो कहलाती है पिछवाई, और जो कि नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज, सातुड़ी तीज, इसे ही साथियों बूढ़ी तीज भी कहते हैं। आप सभी साथी दोनों तीजों के बारे में जानते रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही सवाल पूछता है जिसमें कंफ्यूजन होता है। और अब यहाँ पर श्रावण तीज और कजली तीज दोनों अलग अलग तीजें हैं साथियों। ये जो मनाया जाता है भाद्रपद भादो माह में मनाया जाता है कजली तीज, जो कहाँ की प्रसिद्ध है आप सभी साथी बताएंगे। कजली तीज जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो बूंदी की प्रसिद्ध है साथियों। कहाँ की प्रसिद्ध है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को ये कजली तीज मनाई जाती है मित्रों। यदि छोटी तीज की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया। ध्यान रखिएगा मित्रों इन दोनों तीजों के बारे में, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनने की बार संभावना है, क्योंकि एक न एक त्योहार आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, उपयुक्त सभी। तो साथियों ग्राम पंचायतों का जो कार्य है वो ये सभी उपयुक्त सभी कार्य हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत जो होती है शासन की सबसे छोटी इकाई होती है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है शासन की सबसे छोटी इकाई, तो ऑप्शन होगा आपका ग्राम पंचायत सही। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? साथियों पर्यावरण अध्ययन में आप क्या कर रहे हैं? शिक्षार्थियों को आकलन कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में असमर्थ हो। साथियों यहाँ पर टाइप नहीं हुआ गया, आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, बच्चे लिखने में असमर्थ हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग में सक्षम न हो, किसी को न रोके, नीति की ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। ठीक है मित्रों, मौखिक परीक्षाएं आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों का आकलन हम करें पहले दूसरे के बच्चों का, तो उनका मौखिक माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लिखने में सक्षम नहीं होते हैं। ड्राइंग करवाना चाहिए, चित्रण, क्योंकि इससे बच्चों को आनंद मिलता है। और शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग में सक्षम न हो, शिक्षकों का जो अवलोकन है वो रिकॉर्डिंग में सक्षम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 1, 2 और 3 है हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती साथियों? बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। साथियों इसका जो राइट आंसर है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति ये नहीं कहती कि बच्चे कम गलतियां करें, क्योंकि बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे, गलती करना एक प्रकार से स्वाभाविक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है। पर्यावरण अध्ययन प्रकृति कहते हैं कि बच्चों को करके सिखाया जाना चाहिए, बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिज्ञासु होने चाहिए, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया, उन्हें सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। उन्होंने कहा, समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षकों को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? सत्य यहाँ पर पूछा है, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। किसके लिए नहीं दोगे आप? जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों को परस्पर क्रिया अवलोकन और सहयोग। आप सभी साथी जानते हैं, बार बार ये प्रश्न ऐसे आते हैं कि जहाँ पर याद करना, रटने जैसी शब्द आए आपको उनको तुरंत काट देना है। यहाँ पर याद नहीं करवाने हमें, उन्हें परिभाषा की जानकारी नहीं देनी है,
उनको तथ्यात्मक जानकारी याद नहीं करानी है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नहीं पूछा है, प्रोत्साहन नहीं देना है, तो हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? बच्चों को पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो आप सभी साथी जानते हैं, अगर आप आकलन करेंगे तो केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना है मित्रों, ओवरऑल आकलन करना है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? प्राथमिक स्तर पर हमारा जो समुदाय होता है वो सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण साधन है, क्यों है? क्योंकि बहुत सस्ता संसाधन है, आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि वास्तविक स्थितियों में बालक इसमें सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण को प्रकरण को पढ़ाने के लिए किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक। साथ ही इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 समाचार पत्र होगा, क्योंकि समाचार पत्रों में ईंधन के संरक्षण से तात्कालिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तात्कालिक जो क्रियाकलाप हो रहे होते हैं इनसे संबंधित जानकारी मिलती है, जिससे बालक अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? साथियों, आप प्राथमिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, मानचित्र बनवा रहे हैं और समझा रहे हैं, तो किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग समझ। आप सभी साथियों को बता दूं, मानचित्र बनाने और समझने के लिए हमें ड्राइंग की जानकारी होना आवश्यक नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों आवश्यकता ही आपको मानचित्र समझाने में बिल्कुल आने वाली है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, इनमें से सभी। साथियों, यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान की बात की गई, रिसर्च एक्शन, जो कि विद्यालय की शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक जो कार्यप्रणाली होती है उसमें सुधार लाना इसका उद्देश्य है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों हमारा, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें, विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, विद्यार्थियों से कहे कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थी क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जिससे बालक आसानी से समझ पाएंगे इसके बारे में। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी साथी दोस्तों के साथ, जिससे वो साथी भी इन हमारी निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पूर्ण मनोयोग के साथ रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा मित्रों।